नमस्कार दोस्तों, कोडविटा की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 13th क्वेश्चन। और हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें मिनिमम कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं। तो फिलहाल अभी तक हम 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और डेली हम एक वीडियो के साथ आते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इसके अलावा अगर आप कोडविटा या इन्फिटिक्यू की पूरी वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है कि अलेक्जेंडर ने एक वाइज मैन से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन कौन है। तो वो रिप्लाई करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और ग्रेट इंटेलिजेंट वाला पर्सन वही होगा जो इस पजल को सोल्व कर ले। तो फिलहाल ये तो हमारे पास जस्ट एक थ्योरी गिवन होती है, फिलहाल इसको इग्नोर करो, जस्ट अपने स्टेप पर आते हैं कि हमें करना क्या है। तो पॉइंट ये है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। n1 इंटू ए प्लस n2 इंटू बी इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर हमारे पास n1 और n2 की कुछ वैल्यूज गिवन है और a, b और x हमारे पास अननोन इंटीजर्स हैं। हमें फाइंड करनी है x की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को इनपुट कराना है और नेक्स्ट लाइन में n1 और n2 की वैल्यूज इनपुट करानी है जितने हमारे टेस्ट केसेस हैं। तो फिलहाल हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए x, जो उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। तो देखते हैं अपने एग्जांपल से जल्दी क्लियर होगा। तो से मेरे पास एक टेस्ट केस है और फर्स्ट टेस्ट केस में n1 की वैल्यू है 34818। देन स्पेस सेपरेटेड हमारे पास n2 की वैल्यू है दैट इज 4563 and 2। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमारे पास n1 और n2 ये हैं और इक्वेशन गिवन थी तो x की स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर आएगा 2। यहाँ पर a और b की अगर वैल्यूज में 3553 और b की -2711 इतनी वैल्यूज रखूंगी तो फाइनली आंसर 2 आ जाएगा। हमने क्या बात कर रहा था, x स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। a और b तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, तो इसलिए हमने ये वैल्यूज रखी और फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है x का 2। तो किसी भी नंबर के लिए हमें फाइंड करना है। बट अब बात आती है कि इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 अननोन वेरिएबल्स थे x, a एंड b। तो जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन में 2 और मोर अननोन वेरिएबल्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइफिनेटाइन इक्वेशन। इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग होता क्या है कि हमें अगर किसी भी अननोन की वैल्यू को सॉल्व करना है तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम। और इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन विच इज ऑफ द टाइप ax प्लस by तो वो हमेशा जीसीडी होता है ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास क्या है, a हमारे पास है n1, x हमारे पास है a, b की वैल्यू इस इक्वेशन में है n2 और y की वैल्यू है हमारे पास b। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x विल बी द जीसीडी ऑफ n1 एंड n2। बस ये एक फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसको बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकते हो सॉल्व। तो अब यहाँ पर होने क्या वाला है, तो जीसीडी का पहले मतलब समझते हैं। आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जीसीडी नहीं पता होगा बट आपको एचसीएफ जरूर पता होगा। तो हम बेसिकली एचसीएफ को ही अपना जीसीडी बोलते हैं। तो जो हमारा HCF होता है उसी को ही हम GCD बोलते हैं। तो HCF क्या होता था कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं दैट इज 36 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, तो हम क्या करते हैं उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं दैट 2 into 2 into 3 into 3 is equals to 36। Similarly 2 into 2 into 3 into 5 is equals to 60। तो इन दोनों का HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 2 into 2 into 3 बिकॉज यही 3 टर्म्स ऐसे थे जो कॉमन थी। तो जो हमारे पास कॉमन टर्म्स आती थी हम उसको सिंपली लिख लेते थे एंड फाइनली द HCF ऑफ 36 एंड 60 विल बी 12। तो ये तो था हमारा कि हम HCF किस तरह से फाइंड करते हैं। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पर हमारे पास वैल्यू है 30 एंड 42। तो इसके लिए हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, 2 एंड 3। बिकॉज 5 और 7 तो यहाँ पर कॉमन नहीं है इसलिए हमारे पास HCF कितना आ गया 6। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें प्रोग्राम लिखना है HCF निकालने के लिए तो ऑब्वियसली अब हम उसके प्राइम फैक्टर्स तो नहीं निकालने बैठेंगे बिकॉज नंबर की वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ी जा सकती है जैसे आपने कॉन्स्टेंट्स भी देखे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है कि हम सिंपली जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम रखते हैं डिवाइजर में और जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है उसको हम रखते हैं अपने डिविडेंड में। तो अब होने क्या वाला है, हम इनको
सिंपली सॉल्व करते रहेंगे। हमारे पास रिमाइंडर फर्स्ट केस में आया 12, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइजर था ना वो हमारा नेक्स्ट डिविडेंड बन जाता है और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाता है। तो हमने 30 को 12 से डिवाइड करा, रिमाइंडर हमारे पास आया 6। तो अब जो नेक्स्ट रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बनना था एंड दिस 12 विल बी द नेक्स्ट डिविडेंड। तो इसके भी यहाँ पर फाइनली आउटपुट हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो ये काम हमें तब तक ही चलना होता है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फाइन, तो हमें लेकिन HCF करना था ना, तो HCF कितना होता है, जो लास्ट केस जहां पर आपके पास 0 वैल्यू आई है उस टाइम पर आपके पास डिवाइजर क्या था वो हमारा HCF होता है। जैसे इस केस में हमारे पास डिवाइजर कितना आया 6। तो ये मेथड होता है किसी भी HCF या फिर GCD फाइंड करने का। तो चलो देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरह से होने वाला है। तो क्योंकि तो हमारे पास एक HCF निकालने का मेथड था, तो इसका एक टेक्निकल फॉर्मूला बनाते हैं पहले। अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं a इज इक्वल टू 42 एंड b इज इक्वल टू 30, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा। हमने सबसे पहले यहाँ पर a मॉड्यूलस b लिया है। रीजन क्या है, बिकॉज हमें पता था कि हमें रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले मैंने 42 को 30 से डिवाइड करा, वेयर 30 वाज द डिवाइजर एंड 42 वाज द डिविडेंड। सिंपली डिवाइड करा और हमारे पास कितना रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर हमारे पास आया था 12। तो सिंपली हमारे पास b की वैल्यू आ गई 12। अब नेक्स्ट क्या करते थे, जो ये रिमाइंडर आया है ये तो हमारा बन जाता था डिवाइजर और ये 30 हमारा बनता था डिविडेंड। मतलब हमारे पास 30 मॉड्यूलस 12 हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होता था। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 30 था क्या, जो मेरे पास लेटेस्ट b की वैल्यू थी। तो ये b की वैल्यू मेरी बन चुकी है अब a, मतलब a में हमने डाल दी जो लास्ट b की वैल्यू थी, और जो हमारा b है दैट इज 12, ये हमारा क्या आया है, ये ऑपरेशन आया है उसका जो हमने करा है a मॉड्यूलस b। इसलिए हमारे पास b में वैल्यू आती है a मॉड्यूलस b की। तो हमारे पास फर्दर नेक्स्ट रिमाइंडर आया था 6। अब इस 6 को डिवाइड करना था, 12 को डिवाइड करना था 6 से। अब यही काम रेपिटेशन में करना है, बट कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फिलहाल इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग कंडीशन पर हम पहुंच चुके हैं और सिंपली हमने प्रिंट करा दिया HCF या फिर GCD, कुछ भी बोलो, आंसर इज 6। जो हमने देखा था लास्ट डिवाइजर जो हमारा इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, दैट मीन्स रिमाइंडर जब 0 आ जाता है। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। फिलहाल ये तो फंक्शन है जो हम अभी GCD की बात कर रहे थे, इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। सबसे पहले मैंने टेस्ट केसेस दैट इज T इसको इनपुट लिया, एक रिजल्ट लिया है जो हम हर केस में लेते हैं। अगर आपने कोई भी कोडविटा की सीरीज देखी हो तो 90% हम ये लेते ही हैं। तो हुआ क्या, हमें क्या करना था, पहले तो टेस्ट केसेस लेने थे, जितने टेस्ट केसेस थे उतने हमें N1 और N2 की वैल्यूज लेनी थी। फिलहाल मैंने यहाँ पर वेरिएबल A और B लिया है, आप N1 N2 फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट कुछ भी इसका नेम दे सकते हो। यहाँ पर हम हमेशा बात करते हैं जब भी हमारे पास स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज आती हैं तो हम उसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम स्प्लिट करके उसको मैप करा लें इंटीजर में, या फिर हम उसकी जगह लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर ले। तो फिलहाल हमने यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करा है। जो हमने यहाँ पर एक लिस्ट ली थी एम्प्टी लिस्ट रिजल्ट, उसमें हम हमेशा GCD का जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको अपेंड करा रहे हैं। अब हुआ कि जैसे ही ये GCD आया तो ये हमारे पास फंक्शन कॉल हो गया। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन क्या कहता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, GCD में मेरे पास N1 और N2 वैल्यूज आ गई हैं जो हमारे A और B वेरिएबल्स में। तो क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन, अगर आपने देखा हो GCD को GCD फिर से कॉल करें, मैंने फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, दिस इज नोन एज रिकर्शन। तो हमेशा हमें रिकर्शन में एक बेस कंडीशन डालनी पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पर बेस कंडीशन क्या है, अगर मेरी b की वैल्यू 0 है, बिकॉज b में हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, अगर b की वैल्यू कहीं पर भी 0 आ गई तो हम सिंपली रिटर्न करा देते थे a। और a क्या था हमारे पास, वो डिवाइजर था जिसमें वैल्यू फिलहाल कितनी थी 6। तो फाइनली हम जो हमारा a होता था उसको हम रिटर्न करा देते थे। तो ये तो था हमारी बेस कंडीशन की कब तक चलना है, और एक्चुअल में ये होता है इसलिए बिकॉज एवरीथिंग डिवाइड 0, तो इसलिए हमारी ये होल्ड कंडीशन होती है इसमें। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करा था, नेक्स्ट हमारा काम था जैसे ही ये हुआ एल्स मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है अपना GCD। तो GCD ने खुद को कॉल कर लिया। अब जो A मॉड्यूलस B वाली वैल्यू है हमारी चली गई है B में, और जो B वाली वैल्यू है हमारी गई है A के अंदर, और यही काम हमने यहाँ पर भी देखा था दोनों जगह। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं यहाँ पर। बस ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक था, और फाइनली हमारा जो रिजल्ट नाम का लिस्ट थी इसमें सारी वैल्यूज आती गई। तो फाइनली लूप के बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया, जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट थे, जितने भी टेस्ट केसेस थे सबके लिए हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसका कोड आपको नीचे एक गिटहब का लिंक है उस पर भी अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।